तो नेशनल इनकम को मेजर करने में, इंडिया की नेशनल इनकम को काउंट करने में 2 तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसको? CSO के अंदर स्टैटिस्टिशियन लोग होते हैं वो लोग को। तो 2 टाइप की प्रॉब्लम, एक थियोटिकल और इसका दूसरा नाम है कॉन्सेप्चुअल। मैं बोल रही हूँ ना, एग्ज़ाम में या तो ऐसा इसके बारे में पूछेगा या तो इसके बारे में, तो तुम लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए इसके अंदर ये सारी टॉपिक आती है और उसके अंदर वो सारी आती है। और प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल में आज अभी पढ़ने वाले हैं, कल ये सब पढ़ लिए थे एक एक करके। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी का पहला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये वाले पॉइंट में क्या स्टैटिस्टिशियन लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हैं? लोग बोल रहे हैं कि जैसे देखो नेशनल इनकम का फीचर है, क्या फीचर है एक, कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू ही ऐड की जाती है, इंटरमीडिएट गुड या रॉ मटेरियल गुड की वैल्यू या उसका पैसा या उसकी कीमत नहीं ऐड की जाती है। तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं उस दिन बोल रही थी ना कि शुगर का रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन, गन्ना। तो ये ज़रूरी थोड़ी ये रॉ मटेरियल है और ये फाइनल गुड है। तो नेशनल इनकम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ शुगर की वैल्यू ऐड होनी चाहिए, गन्ने का जो भी प्राइस है उसको ऐड ही नहीं करेंगे। लेकिन सारे इंडिया में जितना भी गन्ना बन रहा है वो सिर्फ शक्कर बनाने में ही लग रहा है क्या? कितने गन्ने फाइनल गुड ही है ना, डायरेक्ट उसका जूस बना के पी रहे। तो ये प्रॉब्लम होती है कि कितने सारे गुड रॉ मटेरियल तो है कोई कोई चीज़ के, लेकिन वो खुद एक फाइनल गुड भी होते। तो फिर ये प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिशियन लोग फेस करते, समझे, डबल काउंटिंग का। तो लोग फिर ऐड कर लेते हैं ना, तो डबल काउंटिंग हो जाती है। डबल काउंटिंग यानी एक चीज़ की प्राइस 2 बार काउंट हो जाती है। The greatest difficulty in calculating national income is of double counting. It arises from the failure to distinguish properly between a final good and an intermediate good. फिर सेकंड है existence of non-monetized sector. सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जो क्या करते हैं, नॉन मोनेटाइज, यानी पैसा लेके, मतलब अपना प्रोडक्ट है ना, वही बार्टर सिस्टम, चावल दे रहे हैं और गेहूँ ले रहे। फार्मर गाँव ये सब में अभी भी चलता है फार्मर लोग के बीच में। तो वो सब चीज़ का पैसा मार्केट में निकलता ही नहीं है, वो लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं नॉन मोनेटाइज वे में, यानी बिना पैसा दिए। वो सारे सेक्टर लोग की मौजूदगी अभी भी है, एग्जिस्टेंस। तो वो सारे लोग का ना मार्केट वैल्यू बाहर नहीं निकल पाती है और गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है कि ये सारी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ था। रियलिटी में तो प्रोडक्शन हुआ, वो लोग ने उसको गेहूँ दिए, चावल दिए, बात खत्म हो गई, बाहर निकला ही नहीं। अगर वही चीज़ मार्केट में निकलती है, उससे ख़रीदता तो पैसा एक्सचेंज होता सब और वैल्यू पता चलती। तो इसलिए नॉन मोनेटाइज सेक्टर मौजूद है अभी भी इंडिया में, जहाँ पे बिना पैसा लिए दिए भी लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ एक दूसरे से लेन देन कर रहे। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस होती है, ये सारी चीज़ काउंट ही नहीं हो पाती और नेशनल इनकम अपने को कम मिलता है। इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज़, गाँव के एरिया में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट द नॉन मोनेटाइज सेक्टर, या उसको बार्टर सिस्टम भी लिख सकते हो, अंडरलाइन करके ऊपर बार्टर सिस्टम लिख दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनएडुकेट एंड अनरिलायबल डेटा। गलत डेटा अपने को मिलता है। इनएडुकेट और अनरिलायबल दोनों का मतलब है रॉन्ग, गलत, सही नहीं। तो यहाँ पे वही लिखा है, एडुकेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप, फिशरी, एनिमल, ये सारे सब लिखा है फार्मर के बारे में, आर नॉट अवेलेबल इन अ डेवलपिंग कंट्रीज़। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो सारी चीज़ लगती है ना, और जो सारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्मॉल एंटरप्राइजेस, हस्बेंड्री, फिशरी, अब ये सब तो पता है ना तुम लोग को, फिशरी क्या होता है, मच्छी वाले लोग का सब काम। एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल से रिलेटेड जो भी लोग काम करके कमा रहे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो ये सारे लोग कैसे होते, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये लोग है ना, गवर्नमेंट लोग से पूछने आती है ना कुछ भी डेटा, तो लोग सही नहीं बताते, इनकरेक्ट बताते, अनरिलायबल और इनएडुकेट डेटा लोग किसको देते, जो भी लोग से टीचर लोग आते हैं ना पूछताछ करने, इतना क्या घर में कौन कमाता है क्या, वो सब, तो लोग सही डेटा नहीं देते। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुई स्टैटिस्टिशियन लोग की, कि ये सारे लोग, यहाँ पे जितने भी नाम लिखा है ना, फिशरी, एनिमल, ये सारे लोग अनरिलायबल डेटा देते। बस इतना ही है इसमें, डेवलपिंग कंट्री तक टिक मार्क करो। डेप्रिसिएशन मतलब वेयर एंड टेयर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये कैसे प्रॉब्लम बन रही है, जैसे देखो कल उस दिन एग्जांपल जब ले रहे थे, मैं क्या बोल रही थी, एक मोबाइल 15,000 का है, 2 साल उसको यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू 8-9 हज़ार तक हो जाएगी, यानी उसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7,000 डिडक्ट हो गया उसका यूज़ करने में।
तो ये तो मैंने ऐसे अपने अंदाजे से बोल दी कि 15,000 का था, 2 साल बाद इसकी वैल्यू 8,000 हो गई, एकदम अपने मन से मैं बोल रही हूँ। लेकिन रियलिटी में कौन बोलने जाएगा कि इसकी 7,000 वैल्यू कम होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए। तो स्टैटिस्टिशियन लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का ना डेप्रिसिएशन कितना कम करें हम लोग। अपना तुक्का लगाएंगे, मन से लगाएंगे तो फिर तो ऑथेंटिक नहीं होगा ना वो। इसलिए बस ये लोग यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ की वैल्यू हमको कम करनी है अगले साल तो कितना करें हम लोग। उन लोग को ना अंदाज़ा लगाना पड़ता है, फिर वो रिसर्च करनी पड़ती है इसका कितना यूज़ हुआ, ज़्यादा यूज़ हुआ तो ज़्यादा कम करो, कम यूज़ हुआ तो उसको कम पैसा काटो, ऐसा। तो स्टैटिस्टिशियन लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन कम करने में। डेप्रिसिएशन रिफर टू वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू देयर यूज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देयर आर नो यूनिफॉर्म और कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई भी चीज़ 2 साल के लिए यूज़ हो रही है तो इसका 5,000 रुपया कटना चाहिए, कोई चीज़ 1 साल यूज़ हो रही है तो इसका 3,000 कटना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये पूरा अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है स्टैटिस्टिशियन लोग को। तो लोग एकदम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज़ का हम कितना काटें। Thus it is difficult to make correct decision for depreciation। इसलिए लोग को क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम करेक्ट कौन सा क्या करें, डिडक्शन कितना करें यानी माइनस, डिडक्शन यानी माइनस कितना, काटे कितना हम लोग, ठीक है। फिर है कैपिटल गेन और लॉसेस। जैसे ये वाली डिफ़िकल्टी, ये थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी में ये था ना चेंजिंग प्राइस लेवल। इसमें क्या होता था, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस साल में कम ज़्यादा होती रहती है, तो उसका बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बार बार कम करो, बार बार ज़्यादा करो। तो वैसे ही इधर पे जो कैपिटल होते हैं, जैसे कैपिटल में क्या क्या आ जाता है, मशीन आ जाती है, कोई भी घर आ गया, वो भी इंसान के पास कैपिटल है, यानी वो चीज़ से उसको पैसा मिल रहा है। घर खरीद लेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है या घट भी सकती है ना। अगर कहीं अपन ने घर लिए है और उसका आसपास डेवलपमेंट हो रहा है, यानी वहाँ पे रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन उसी तरफ वहाँ पे कुछ फ्लड आ गया और वो एरिया की वैल्यू मतलब सब आसपास सब बिखर गया, तो ऑटोमेटिकली वो जो घर जितने का लिए थे, 10 लाख का लिए थे, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, 8 लाख का हो जाएगा। तो ये सारे कैपिटल का क्या होता है, गेन भी हो सकता है, यानी उससे लोग कमा भी सकते हैं, और लॉस भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है कैपिटल गेन और लॉसेस विच अकर टू द प्रॉपर्टी ओनर बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट वही लोग का जो भी घर उन लोग ने लिए, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसको यहाँ तक करो, नेशनल इनकम तक। तो देखा जाए जो इंसान था उसकी इनकम में इंक्लूड हो रहा था ना, प्रॉपर्टी से वो कमा रहा था, तो उसकी एक इनकम हुई तो नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए। लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, वो इनकम बढ़ भी सकती है, इनकम घट भी सकती है। इसलिए स्टैटिस्टिशियन लोग ने क्या डिसाइड करे कि जो भी कैपिटल एसेट होते हैं ना, प्रॉपर्टी, ये सब किसी भी इंसान की होती है, उसको नेशनल इनकम में डालने का ही नहीं, क्योंकि आज बढ़ गई, नेशनल इनकम में ऐड कर दिए, पता नहीं 1 हफ्ते बाद उसकी वैल्यू कम हो गई तो नेशनल इनकम का पूरा डेटा ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा हटा ही दो, ये सब वैल्यू गिनता ही नहीं है। नेशनल इनकम रियलिटी में गिनना चाहिए, रियलिटी में गिनना चाहिए, पर प्रॉब्लम फेस होती है ना, इसलिए झंझट से बचने के लिए हटा दिए। बस इसमें इतना ही है। फिर है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिन लोग की छोटी छोटी शॉप होती है, लोग छोटा छोटा जो धंधा करते हैं, वो लोग को खुद नहीं पता होता है कि मैंने आज कितना कमाया, 1 साल में मेरा कितना मैंने बेचा, कितना मेरा माल आया था, उन लोग को कुछ याद नहीं होता है ना, क्योंकि लोग एक दिन का ही अपना पूरा डिपेंड होते हैं, मैक्सिमम 1-2 दिन तक अपना डेटा रखते, इन्फॉर्मेशन रखते, और अचानक से उन लोग के पास कोई घर में आ गया, बोलेगा 1 साल में तुमने क्या क्या बेचे, पूरा डेटा दो, तो लोग नहीं दे पाते। लेकिन कौन लोग जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, उन लोग ज़्यादातर कैसे होते हैं, इलिटरेट होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और इग्नोरेंट, यानी वो लोग अपने जॉब का अवेयरनेस नहीं रखते, बस 1-2 दिन का चल रहा है, बेच रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ऐसा। तो वो लोग भी जो डेटा देते हैं गवर्नमेंट को, वो सही नहीं देते हैं, और सही डेटा नेशनल इनकम तक ऐड नहीं हो पाता है। ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, सो दे कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वान्टिटी और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। फिर है डिफ़िकल्टी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। इसमें क्या बोल रहे हैं लोग, यहाँ पे भी फार्मर का एग्जांपल लिए लोग ने
बोल रहे कि फार्मर लोग कैसा साल में 4 महीना लोग का काम रहता है ना, हार्वेस्ट कर देने का, पूरा 4 महीने में पूरी फसल उग जाती है, फिर उसके बाद लोग कुछ और चीज़ में लग जाते, एनिमल हस्बेंड्री में लग जाएंगे या कुछ पॉट वो सब बनाने लगेंगे। मतलब मेन जो फार्मर लोग हैं उन लोग को अपन कौन बोलते हैं, जो लोग खेती करते है ना। तो रियलिटी में 12 महीने में से नेशनल इनकम क्या काउंट करता है, 1 साल का डेटा काउंट करता है ना। तो फार्मर लोग तो 4 महीने से जो भी कमा रहे अपने एग्रीकल्चर से, बचा कितना महीना, 8 महीना। तो 8 महीना लोग बैठे नहीं रहते, कुछ दूसरा छोटा मोटा काम करते रहते ना। तो वो सारी इनकम तो कैलकुलेट ही नहीं हो पाती उन लोग की। गवर्नमेंट समझती है लोग फार्मर है तो लोग एग्रीकल्चर से कमा रहे, एग्रीकल्चर की लोग का डेटा लेते और ऐड कर देते, लेकिन उसने 8 महीने में एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत कुछ किया था जो कि ऐड नहीं हो पाया। यहाँ पे ये लिखा है, इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर अराउंड द ईयर। किसान लोग पूरा साल एग्रीकल्चर में नहीं लगे होते। ऑब्वियसली इन द ऑफ सीजन दे एंगेज देमसेल्फ इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर हो जाते हैं, सब कुछ काम हो जाता है, तो लोग अपने आप को कोई दूसरी चीज़ में लगा देते, दूसरे ऑक्यूपेशन में। इन सच केसेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। तो बच्चे में जो ऑक्यूपेशन है वो सब डिफ़िकल्ट हो जाते काउंट करना और ऐड नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब क्या, लेकिन स्टॉक में क्या होता है, सिर्फ फाइनल गुड, यानी जो चीज़ पूरा बन के रेडी हो चुकी है, अब बेचने के लिए तैयार है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। यानी कोई अगर फ्रीज टीवी का धंधा कर रहा है तो स्टॉक कब बोलेंगे, जब वो पूरा फ्रीज रेडी है, टीवी सब रेडी है, अब वो बस उसको बेचने, कोई भी आया बेचने उससे ख़रीदने के लिए, तो अपने पास स्टॉक है उसका, यानी कोई भी मांगा तो दे सकते। लेकिन इन्वेंट्रीज क्या होती है, रॉ मटेरियल प्लस सेमी गुड और ये फाइनल गुड, जितना भी उसके पास जितना भी रॉ मटेरियल पड़ा है, फ्रीज के जितने भी छोटे छोटे पार्ट पड़े हैं, प्लस बने हुए टीवी पड़े हैं, जितना मतलब टोटल जितना उसके पास रॉ मटेरियल है, फाइनल गुड है, सेमी गुड है, पूरा टोटल मिला के जो चीज़ होती है ना उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक सिर्फ होता है फाइनल गुड, यानी जो चीज़ एकदम बन के रेडी हो चुकी है, और इन्वेंट्री होता है पूरा टोटल, कच्चा प्रोडक्ट भी, पूरा बना हुआ भी और सेमी फाइनल भी, सब पूरा मिला के उसके पास कितना है। तो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड, सेमी फिनिश गुड एंड फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड यानी वही फाइनल गुड, फाइनल प्रोडक्ट इन द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर आर नोन एज इन्वेंट्रीज। तो ये एक प्रॉब्लम कैसे है, अभी इतने सारे किसी के पास इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री यानी समझ जाना, इन्वेंट्री मतलब हाँ स्टॉक, लेकिन उसके अंदर फिनिश, सेमी फिनिश, रॉ मटेरियल सब उसके पास भरा पड़ा है। तो जैसे एग्जांपल पिज़्ज़ा का लेते हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्ट में एग्जांपल लेते हैं पिज़्ज़ा। तो उसका मैं कोई इंसान को बोलूँगी तुम्हारे पास पिज़्ज़ा का भी कितना स्टॉक है, तो समझो बोलेगा अभी 20 रखे हुए, यानी 20 जो पिज़्ज़ा पूरा बन के रेडी हो चुका है, पूरा बन के रेडी पैक हो चुका है, वो 20 ही रखे हुए। और मैं बोलूँगी इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री यानी फिर उसका पूरा जितने भी रॉ मटेरियल लगते हैं, चीज़ लग गया, ब्रेड लग गया, सॉस लग गया, तो उसके बारे में बताएगा, बोलेगा चीज़ इतना पड़ा है, ये सॉस इतना पड़ा है, मायोनीस इतना पड़ा है, सब जितने भी लगता है वो। तो इन्वेंट्री में सब कच्चे वो भी आते हैं और इसमें सिर्फ फाइनल गुड आते हैं। तो ये कितना मतलब स्पेसिफिक डेटा हो जाता है ना। कोई पिज़्ज़ा वाले के पास जाएगा, कोई डोमिनोज के पास गया गवर्नमेंट वाला, और उससे पूछ रहा है अपनी इन्वेंट्री बताओ, तो उसको इतना छोटे से लेके रॉ मटेरियल से लेके अपना पूरा फाइनल गुड का पूरा डेटा देना पड़ेगा। तो उसमें अगर वो ज़रा सी भी गलती करता है बताने में, तो पूरे कैलकुलेशन में फाइनल जो कैलकुलेशन आएगा टोटल करके वो गलत आएगा। अगर एक चीज़ में भी गड़बड़ हुई तो नंबर वही गलत आया, तो नेशनल इनकम में भी गलत ही ऐड होगा। तो इसलिए भी ना ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री प्रॉब्लम बन जाती है। इसमें तुम लोग को फिर आगे लिखा देखो, एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को काउंट करने में अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो क्या हो जाता है, विल डिस्टॉर्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल चीज़ में भी पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज रिक्वायर केयरफुल असेसमेंट, इन्वेंट्री को काउंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल असेसमेंट, यानी असेसमेंट को क्या बोलेंगे, चेक करना, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चेक करना पड़ता है। तो ये टोटल हो गई 8 प्रैक्टिकल या तो स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टी ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। शॉर्ट में ओवरव्यू कर लेते।
पहली डिफ़िकल्टी है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। स्टैटिस्टिशियन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है और कौन सा फाइनल है, क्योंकि हर इंटरमीडिएट गुड, हर रॉ मटेरियल सिर्फ कोई दूसरी चीज़ बनाने में नहीं लगता है, वो कभी कभी खुद एक फाइनल प्रोडक्ट भी होता है। शुगर केन का एग्जांपल लिए, गन्ना से शक्कर बन रहा है, वो रॉ मटेरियल है, लेकिन वो खुद अपने आप में फाइनल गुड भी है। तो वहाँ पे लोग प्रॉब्लम हो जाती है लोग को काउंट करने में, डिस्टिंग्विश करने में, डिस्टिंग्विश कि ये फाइनल है और ये इंटरमीडिएट। नॉन मोनेटाइज सेक्टर, एग्रीकल्चर में ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहाँ अभी तक बार्टर सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे लोग गुड दे के एक चावल दे के चावल ले रहे, गेहूँ ले रहे, गुड दे के गुड ही एक्सचेंज कर रहे। फिर इन एडुकेट और अनरिलायबल डेटा, जो छोटे छोटे प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं, क्रॉप जो करते हैं, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये लोग गवर्नमेंट को इनएडुकेट और अनरिलायबल यानी इनकरेक्ट और रॉन्ग डेटा देते हैं। डेप्रिसिएशन में क्या पढ़े कि स्टैटिस्टिशियन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें, कैपिटल का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना कट करें, क्योंकि वो कहीं ऐसा फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा बता के नहीं रखी है कि इतना हर साल इतना करना है, वो लोग को खुद ही दिमाग लगा के करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम बहुत फेस करते हैं वो लोग। कैपिटल गेन और लॉस, कोई भी प्रॉपर्टी का ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ भी सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का प्राइस कम भी हो सकता है, तो उसको नेशनल इनकम में हटाई दिए, बहुत झंझट होती है, मैं बताई थी क्या होता है। फिर इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं वो लोग थोड़े इलिटरेट, कम पढ़े लिखे होते हैं और लोग इग्नोरेंट होते हैं, इसलिए लोग अपना सही डेटा नहीं बता पाते गवर्नमेंट को एक साल का कि लोग ने कितना बेचे, कितना क्या करे। फिर वर्किंग पॉपुलेशन फार्मर का लिए, फार्मर एक है वो 4 महीना तो खेती कर रहा है, लेकिन बाकी 8 महीना उसने दूसरा काम किया, लेकिन गवर्नमेंट उससे पूछने आई कि तुमने कितना पैसा कमाया, तो उसे अपने क्या बताएगा, फार्मिंग का बताएगा कि मैंने खेती से इतना कमाया, बाकी 8 महीने में जो छोटा मोटा कमाया वो नहीं बताएगा, तो उससे भी गम मिलता है। फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, बाकी सेमी गुड, फाइनल गुड सब आ जाते हैं, वो लोगों को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़रा सी भी मिस्टेक हो गई रॉ मटेरियल काउंट करने में, पूरा टोटल अमाउंट अपने को गलत मिलेगा, टोटल अमाउंट गलत मिला तो नेशनल इनकम में गलत वैल्यू ऐड होएगी और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। तो ये इसके फीचर प्रॉब्लम थी।